जब भी हम Amazon के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के साथ साथ Amazon अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। यह दुनिया की एक सबसे प्रभावशाली कंपनी बन चुकी है और आज ये एक बेहद अहम ब्रांड है। 2018 में दुनिया भर में इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई। मगर इतना शानदार बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए चाहिए जेफ बेजोस, एक बड़े ही जुनूनी एंटरप्रेन्योर। ये दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस लीडर हैं, एक बहुत बड़ी टेक कंपनी और दुनिया के सबसे बड़े मार्केटप्लेस के संस्थापक भी। फरवरी 2021 तक वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। उनकी कुल संपत्ति करीब 18,500 करोड़ डॉलर्स थी, सिर्फ इलॉन मस्क से कम। किसी बिजनेस को एक स्मार्ट बिजनेस क्या बनाता है? शुरुआत करो ग्राहकों से और काम को उल्टी दिशा में देखो। आज ऑनलाइन रिटेल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आज के सफर में हम देखेंगे कि बेजोस ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया और किस तरह से दुनिया बदल दी, किस तरह से हमारे समाज और हमारी संस्कृति को प्रभावित किया। जेफरी प्रेस्टन जॉर्जनसन का जन्म 12 फरवरी 1964 को अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां एक टीनेज महिला जैकलिन थी और बायोलॉजिकल पिता टेड जॉर्जनसन थे। उनके जन्म के समय उनकी मां सिर्फ 17 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनके 18 साल के पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उन्हें शराब की भी लत थी। जॉर्जनसन्स ने 1 साल से भी कम समय पहले शादी की थी, पर जैकलिन अपने नवजात बच्चे को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई। जब बेजोस 4 साल के थे तब उनकी मां ने मिगेल बेजोस से दूसरी शादी कर ली। वो एक क्यूबन रिफ्यूजी थे और अपने देश की उथल पुथल से बचकर भाग निकले थे। और जब वो कुछ महीने पहले अमेरिका आए थे तब वो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, मगर उनके अंदर काम के प्रति सच्ची लगन थी। उन्होंने अल्बुकर्की की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। बाद में उन्हें एक्सॉन में एक इंजीनियर की नौकरी मिल गई। मिगेल ने शादी के बाद जेफ को गोद ले लिया और उन्हें पालने की जिम्मेदारी उठा ली। उसके बाद उनका सरनेम भी बदलकर बेजोस हो गया। इसके बाद ये परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास चला गया और जेफ का बचपन भी वहीं बीता। जेफ बेजोस को नया जोश और नई महत्वाकांक्षा मिली थी अपने नए पिता से। वो लगातार उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। जेफ बचपन से ही बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही वो पालने में सोने से चिढ़ गए थे और फिर जैसे ही उनके हाथ एक स्क्रू ड्राइवर लगा उन्होंने पूरा पालना ही खोल दिया। उसके बाद जब वो एक टीनेजर थे तब अपने परिवार के साथ मायामी चले गए। वहां वो पाल्मेटो हाई स्कूल में पढ़ने लगे। वो बचपन से ही काफी ज़हीन छात्र थे और उन्हें हमेशा स्ट्रेट ए ग्रेड्स मिलने लगे और अपनी क्लास में उनका नाम था। बेजोस ने बहुत कम उम्र में ही अपनी टेक्निकल काबिलियत दिखा दी थी। जल्दी उन्हें कंप्यूटर से लगाव हो गया और वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाने लगे। बहुत कम उम्र के इस इनोवेटर ने अपने पेरेंट्स की गैराज को ही अपनी लेबोरेटरी बना ली थी और वो घर भर में प्रयोग करते रहते थे। नन्हे जेफ हमेशा कोई ना कोई नई खोज करते रहे। एक बार उन्होंने एक सोलर माइक्रोवेव और फिर एक डोर बजर बना दिया था ताकि उनके भाई बहन उनके कमरे में न आए। जब वो हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, द ड्रीम इंस्टीट्यूट। ये एक एजुकेशनल समर कैंप था जिसमें युवा छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता था। ऑनर्स के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कुछ समय के लिए फिजिक्स पढ़ने लगे, लेकिन उसके बाद वो कंप्यूटर्स के दीवाने हो गए। उन्होंने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और तब उन्हें इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में हाई डिस्टिंक्शन मिले थे। बेजोस का बचपन उनकी बड़ी कामयाबी की भूख की एक बड़ी वजह थी और शायद यही वो वजह थी जिसने उनके अंदर खुद को साबित करने की बड़ी ही जबरदस्त इच्छा शक्ति पैदा की। बेजोस को गोद लिया गया था और ऐसा 2 और महान इंटरनेट एंटरप्रेन्योर्स स्टीव जॉब्स और लैरी एलिसन के साथ भी हुआ था। प्रिंसटन से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने कई नौकरियां की जिनसे उन्हें अपने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को और बढ़ाने में मदद मिली।
28 साल की उम्र में बेजोस वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन में D.E. शॉ नाम की एक फर्म में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की नौकरी करने लगे। वो जल्द ही फर्म के सबसे कम उम्र के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वहीं उनकी मुलाकात नॉवेलिस्ट मैकेंजी टटल से हुई, जो उस फर्म में रिसर्च असिस्टेंट का काम करती थीं। जल्द ही वो उनकी पत्नी बन गईं, क्योंकि 1 साल बाद ही इस जोड़े ने शादी कर ली थी। इनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी, जिसे इन्होंने चाइना में गोद लिया था। उन्नीस 1990 के दशक में जब इंटरनेट तेजी से तरक्की कर रहा था, तब बेजोस ने देखा कि उसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। साल में 23,000% से ज्यादा, और उसमें उन्हें काफी संभावनाएं भी नजर आईं। उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी जो इस रफ्तार से बढ़ रही हो। इसके बाद उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला कर लिया। उन्होंने सबसे पहले उस वक्त की 20 टॉप मेल ऑर्डर कंपनीज पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि कुछ कमी है और उन्हें एक नया मौका दिखने लगा। उन्होंने सोच लिया था कि एक ऑनलाइन कंपनी वो कमी पूरी कर देगी। और ऑनलाइन बेचने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या होगा? किताबें। उस वक्त एक भी बुक मेल ऑर्डर कंपनी नहीं थी। वो शुरू से किताबों के दीवाने रहे थे और 1994 में बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उनके पेरेंट्स और बॉस ने उनसे फिर से सोच लेने को कहा था, मगर उन्होंने D.E. शॉ की नौकरी छोड़ दी और सिर्फ 30 साल की उम्र में अपनी कंपनी शुरू करके न्यूयॉर्क से जाने का फैसला कर लिया। तब तक बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था और वो सिएटल में रहते थे। बेजोस भी अपनी पत्नी के साथ वहीं चले गए। उन्हें वहां काफी टेक टैलेंट भी मिले। वो समझ गए थे कि एक नई शुरुआत के लिए यह जगह सबसे अच्छी है। वो जानते थे कि ज्यादातर स्टार्टअप्स नहीं चल पाते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। लोग कह रहे थे कि वो कंपनी कभी कमाई नहीं कर पाएगी, मगर बेजोस ने उसे शुरू करने का फैसला कर लिया था। उनके पेरेंट्स ने भी उनके फैसले में उनका साथ दिया और उनके पास जो कुछ भी था सब अपने बेटे को दे दिया। बाद में वो कई गुना वापस आया। न्यूयॉर्क सिटी से सिएटल जाते समय अपना बिजनेस प्लान बनाने के बाद बेजोस अपनी पत्नी के साथ बेलव्यू के नए घर में सेटल हो गए। उनका नया घर ही उनका ऑफिस बन गया था। वो साइट के लिए अपनी गैराज में ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे और उनके साथ बस कुछ ही लोग थे। शुरुआत में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और पहले तो बेजोस खुद ही पैकेजेस को पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे। उन्होंने पुराने दरवाजे से ही अपनी डेस्क बना ली थी ताकि पैसा बच सके। यही उनका मूल सिद्धांत था, कम खर्च। हम उन चीजों पर पैसे नहीं खर्च करेंगे जिनसे ग्राहकों को फायदा ना हो। 6 जुलाई 1995 को अपना स्टार्टअप यहां शुरू करने के कुछ महीने बाद इन्होंने अपनी पहली किताब बेची और उसी के साथ बेजोस का नया बिजनेस शुरू हो गया, Amazon। यह नाम साउथ अमेरिका में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर रखा गया था और इसकी शुरुआत एक गैराज में हुई थी। परिवार के सदस्यों और दोस्तों की आर्थिक और नैतिक सहायता के बल पर यह शुरू हो पाई थी। इसके बाद और भी किताबें भेजी जाने लगी। बिक्री बहुत तेजी से बढ़ गई। 1996 तक कंपनी की बिक्री $1,57,00,000 तक पहुंच गई थी। मैं कुछ दिन बाद ही समझ गया था कि हम बेहद कामयाब रहेंगे। यही कहा था बेजोस ने टाइम मैगजीन से। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने जो उम्मीद की थी ये उससे कहीं बढ़कर है। 1997 में शुरुआत के 3 साल बाद Amazon को पब्लिक कर दिया गया और $18 प्रति शेयर का IPO रखा गया। इससे करीब $5,40,00,000 मिले और बेजोस मिलियनेयर बन गए। और फरवरी 2020 में दिन का काम खत्म होने तक इसके शेयर्स का भाव $2,000 प्रति शेयर पहुंच गया था। अपने IPO में उन्होंने मई 2020 तक $1,20,00,000 का निवेश किया था। ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने Amazon की शुरुआती दिनों में निवेश किया होता तो आज आप करोड़पति बन जाते। उन्होंने अपने कई शुरुआती निवेशकों से कहा भी था कि इस बात की 70% संभावना है कि Amazon नाकाम हो जाए या दिवालिया हो जाए, मगर इसके कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बेजोस ने और भी कड़ी मेहनत की। जल्द ही इस कंपनी का बिजनेस विश्वव्यापी हो गया। बेजोस ने बाद में Amazon को दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बताया। हालांकि Amazon मूल रूप से एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, मगर बेजोस उसमें और भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते थे। 1998 में
उन्होंने म्यूजिक और वीडियोस बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने 1000 चुने हुए ग्राहकों को ईमेल किया और पूछा, आप इस ऑनलाइन रिटेलर से और क्या क्या खरीदना चाहते हैं। और उन्हें जो लिस्ट मिली वो बहुत ही लंबी चौड़ी थी। अपने दम पर बिलियनियर बने इस शख्स ने बताया कि किसी ने लिखा था, मुझे विंडशील्ड वाइपर ब्लेड्स चाहिए, मुझे उनकी सख्त जरूरत है। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तो कुछ भी बेच सकते हैं। 1000 अनजान लोगों को भेजे गए ईमेल के बाद अगले ही साल Amazon सब कुछ बेचने वाला स्टोर बन गया। अब वहां तरह तरह की चीजें मिलने लगी, जिनमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम इंप्रूवमेंट आइटम्स, सॉफ्टवेयर गेम्स और खिलौने शामिल थे। ये भी कह सकते हैं कि अब वो हर चीज मिलने लगी थी जिसकी ग्राहक को जरूरत थी। उन्होंने ग्राहकों के व्यवहार को समझ लिया था और जानते थे कि लोग अपनी सुविधा चाहते हैं। 1999 में बेजोस सिर्फ 35 साल की उम्र में बिलियनर बन गए। जब वो शिखर पर थे तब टाइम मैगजीन ने उन्हें 1999 का द पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। उन्हें साइबर कॉमर्स का बादशाह कहा गया। Amazon की कामयाबी को देखते हुए कई और रिटेलर्स, जिनमें कई बड़ी बुक चेन्स भी थीं, उन्होंने ऑनलाइन स्टोर्स शुरू कर दिए। उन्होंने भविष्य की दिशा तय कर दी थी। आज हालत यह है कि जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है उसका कोई बिजनेस ही नहीं है। 1999 के आखिर तक Amazon एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन बन गया। तब तक उसने यूरोप में भी अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। क्रिसमस में 3 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। आने वाले दिनों में हम सभी को तोहफे खरीदने के लिए भीड़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि क्रिसमस शॉपिंग हमारे लिए मुसीबत नहीं होनी चाहिए। इस साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग घर के बाहर निकले बिना ही सामान खरीद सकेंगे। लेकिन इंटरनेट शॉपिंग कितनी मजेदार हो सकती है। मैंने इसकी जांच के लिए ऑनलाइन बुक सेलर Amazon से एक किताब मंगवाई है। उसे Amazon के बर्कशायर वाले गोदाम में छापा गया था। उसके बाद एक पैकर को वो किताब कंपनी के स्टॉक रूम में मिल गई। मेरे ऑर्डर देने के कुछ घंटे बाद ही वो किताब मेरे पास भेज दी गई और अगले ही दिन वो मुझे ऑफिस में मिल गई। सही मायनों में ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है। ये नई और बड़ी ही क्रांतिकारी भी है, मगर हमने मार्केट में इसकी जो बढ़ोतरी देखी है उससे लग रहा है कि हम बहुत तेजी से सीख रहे हैं और ये बहुत तेजी से अहम भी बनता जा रहा है। अब ये खुद बाजार का हिस्सा है। इंटरनेट पर बिक्री काफी बढ़ गई है और अगले 5 साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कीमत के मामले में कन्वेंशनल रिटेलर्स के साथ जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। अब उन्हें इन वर्चुअल शॉपिंग मॉल के अपने कॉम्पिटिटर्स नजर आने लगे हैं। मगर कामयाबी के साथ मुसीबतें भी आईं। कंपनी पर कई मुकदमे हुए जो बार्न्स एंड नोबल और वॉलमार्ट ने दर्ज किए थे। मगर ये समस्याएं एक सबसे बड़ी चुनौती के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना। सन 2000 में बेजोस और कंपनी की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गया। हालांकि अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर Amazon ने लाखों डॉलर्स खर्च किए थे, मगर हर साल उसे नुकसान होता रहा और कुल मिलाकर 280 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ। शुरुआत के बाद से ही वो नेगेटिव कैश में चल रहा था। जनवरी 2001 में इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी को कुछ बड़े सख्त कदम उठाने पड़े। उसने अपने 1300 वर्कर्स की छटनी कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद कर दिए। वो करीब करीब दिवालिया हो चुकी थी। मगर बेजोस को रोक पाना मुश्किल था। उनकी और उनकी टीम की कड़ी मेहनत के दम पर Amazon की आर्थिक अस्थिरता खत्म हो गई। छटनी का तरीका काम कर गया। 2001 के बाद में Amazon ने पहली बार नेट प्रॉफिट कमाई की। सेल्स में 15% का इजाफा हुआ, मगर वो बहुत कम था और उसकी गिनती भी नहीं हुई। मार्केट कैप में वॉलमार्ट की बराबरी करने में Amazon को 18 साल से ज्यादा का वक्त लगा, मगर सिर्फ 2 साल में वो दुगना हो गया। कंपनी ने 2002 में भी अपना विस्तार जारी रखा और ये तभी से मुनाफा कमा रही है। उसने न सिर्फ सन 2000 के संकट को पार किया, बल्कि आगे भी बढ़ी। बेजोस को बड़ी तस्वीर दिख रही थी और उन्होंने संदेह करने वाले लोगों को अपने अनूठे बिजनेस मॉडल की कामयाबी के जरिए करारा जवाब दिया। लिक्विड हाइड्रोजन। हम लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हमें ये करना ही पड़ेगा।
क्योंकि हमें चांद पर रातों को भी रहना होगा और इसके इस्तेमाल से हम चांद की सतह के नीचे चीजों को पहुंचा सकते हैं। ये बहुत शानदार वाहन है और ये चांद पर जाने वाला है। क्योंकि अब हम चांद की सतह को अच्छी तरह से जानने लगे हैं, तो हम अपने सिस्टम में मौजूद पुरानी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मशीन लर्निंग सिस्टम है और इसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि चांद के गड्ढों और दूसरी चीजों को कैसे ढूंढना है। ये उनके ही हिसाब से रास्ता ढूंढेगा। अब समय है चांद पर जाने का और इस बार हम वहीं रुकेंगे। इंटरनेट पर कब्जा करना, किताबों की बिक्री को नई दिशा देना और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया था। मगर इसके बाद बेजोस चांद तारों तक जाने की योजना बनाने लगे और वो अंतरिक्ष में बस्तियां बसाना चाहते थे। वो शायद पृथ्वी पर ही साम्राज्य बनाकर संतुष्ट नहीं थे। सितंबर 2000 में बेजोस ने अमेज़न के अलावा ब्लू ओरिजिन की स्थापना की। इंसानों की यह स्पेस फ्लाइट कंपनी कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए बनी थी। वो खुद स्टार ट्रेक के फैन होने की वजह से काफी लंबे समय से एक साई-फाई फ्यूचर के सपने देख रहे थे जो उन्हें बचपन से ही पसंद था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तभी से अंतरिक्ष की खोज के दीवाने थे। उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखते देखा था। बेजोस ने कहा कि ब्लू ओरिजिन का असली मकसद है पृथ्वी के कुदरती संसाधनों को बचाने के लिए इंसान को अलग अलग ग्रहों पर भेजा जाए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने चांद पर जाने के लिए एक नेशनल टीम बनाई है। इस तरह का काम बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है। इसके लिए पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इसी तरीके से हम चांद पर ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। हम एक बार फिर चांद पर जाने वाले हैं, मगर इस बार सिर्फ देखने नहीं, हम चांद पर रुकने वाले हैं। हम एक ऐसी सभ्यता चाहते हैं जो तरक्की कर रहे हो और डायनामिक हो, ताकि हम अपने सौर मंडल में भी अपनी पहुंच बना सकें। आज कई ऐसे संसाधन हैं जिनकी मदद से हम अपने कई दिलचस्प काम जारी रख सकते हैं और बड़ी मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, मगर हम वो काम अपनी पृथ्वी पर नहीं कर सकते। लंबे समय के लिए कई भविष्यवाणियां हैं और इन कामों में कई 100 साल लगेंगे। घबराने की बात नहीं है। एक दिन पृथ्वी पर सिर्फ रिहाइश होगी और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज रह जाएंगी। सारे बड़े काम अंतरिक्ष में ही किए जाएंगे। 2011 में उनका पहला टेस्ट लॉन्च कामयाब नहीं रहा। रॉकेट क्रैश हो गया, मगर उसने इन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दी। बात सिर्फ इतनी है कि हमें हार्डवेयर का इस्तेमाल बार बार लगातार करना होगा और उसके दोबारा इस्तेमाल की बात सिर्फ एक बार नहीं हो सकती, बल्कि वाहन के लौटने के बाद हमें हर चीज की जांच करनी होगी, हर चीज की एक्सरे लेनी होगी, सब कुछ खोलना होगा और उसे फिर जोड़ना होगा। इसे ही हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कह सकते। उसके लिए लैंड करके दोबारा फ्यूल भर के फिर उड़ना होगा। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की हमारी क्षमता अब साकार होने ही वाली है और हम इसे बहुत विस्तार के साथ कर सकेंगे। जब हम किसी चीज में एक्स्ट्रा मास, सिस्टम्स और लैंडिंग गियर लगा के उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तब उसकी इंजीनियरिंग की चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसमें फायदा भी बहुत है। हमें यही कर दिखाना है और वही वजह थी कि मैंने ब्लू ओरिजिन की शुरुआत। मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे अहम काम है, लेकिन ये काम लंबे समय तक चलने वाला है। किस्मत से दूसरी टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। द न्यू शेपर्ड एक मल्टी पैसेंजर रॉकेट 2015 में अंतरिक्ष में पहुंचा और फिर कामयाबी के साथ पृथ्वी पर लौट भी आया। बेजोस अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित और सस्ती बनाना चाहते थे। जुलाई 2018 में ऐलान किया गया कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का एक तरफा किराया $3 लाख प्रति व्यक्ति रखा है। 2016 से ही वो हर साल अपनी अमेज़न की कमाई में से $100 करोड़ ब्लू ओरिजिन में लगाने लगे। मकसद था अपने सपने को साकार करना। उनकी तुलना इलॉन मस्क से की जाने लगी। ये बिलियनर भी अपने दूसरे बिजनेस से ज्यादा ध्यान रॉकेट्स पर दे रहे थे। उनकी इस इंटरगैलेक्टिक राइवलरी के साथ ही आज की स्पेस रेस शुरू हो गई। बेजोस का यह बचपन का सपना था। उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं 80 साल का हो जाता हूं
और अपनी जिंदगी को देखूंगा तो ये कह सकता हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मैंने आने वाली जनरेशन के लिए अंतरिक्ष यात्रा को बेहद आसान बना दिया। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मगर उन्होंने पृथ्वी पर भी कई और खोज करने की सोच रखी थी। डग, हमें बहुत गर्व है कि तुम यहाँ पर आए हो और RKO वीडियो पिक्चर्स से जुड़े हुए हो। हमें भी RKO से जुड़कर खुशी हुई है। क्या अपने नए सितारों से मिलना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। इसे तो आप जानते ही होंगे, मिकी माउस, क्यों है ना? तो जल्दी ही इन इंटरनेट कंपनीज में बड़ा फर्क नजर आने लगेगा, जो लंबे समय तक चलने वाली कंपनीज बनाना चाहती हैं। मैं Amazon.com को ऐसी ही एक कंपनी मानता हूँ। ये कंपनीज अपने स्टॉक्स बढ़ा रही हैं और इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रही हैं। अब तो आपने भी ये गौर किया होगा कि कई इंटरनेट कंपनीज अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं। उन्हें एहसास होने लगा था कि वो जो कर रही थी उससे वो ज्यादा टिक नहीं पाएंगी। Amazon में हम कीमतें कम कर रहे हैं। हमने अपने 1000 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा तो पाया कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब हम उनकी कीमतें कम कर रहे हैं। देखा जाए तो हम उल्टा कर रहे हैं। आपको भी इन चीजों में काफी फर्क नजर आने लगा होगा। Amazon.com जैसी कंपनीज लंबे समय तक मैदान में टिकी रहना चाहती हैं। हम इंटरनेट स्टॉक में आकर गायब नहीं होना चाहते। सन 2005 तक Amazon पर प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज आ गई थी और फिर 2006 में Amazon वेब सर्विसेज के आने के बाद वो और भी बड़ी हो गई। ये क्लाउड कंप्यूटर सर्विस थी और ये इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस बन गई। उसी साल इन्होंने एक और बिल्कुल नया प्रोग्राम भी पेश किया, Amazon प्राइम। इसके जरिए ग्राहकों को उनके घर पर 2 दिन में सामान मिल जाता था और बाद में ये 1 दिन हो गया, मगर इसके लिए एक सालाना फी देनी पड़ती थी। ये आज तक का सबसे कामयाब मेंबरशिप प्रोग्राम बन गया। 15 करोड़ लोगों ने फ्री शिपिंग के लिए साइन अप किया था। 2007 में Amazon ने एक और नया शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया, Kindle। एक डिजिटल बुक रीडर जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो वो ऑनलाइन किताब खरीद सकते हैं। इसके आने के बाद ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी किताब को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकता है। एक्सेसिबल, इंटरैक्टिव, लिमिटलेस। मिस्टर और मिसेस ब्राउन पहली बार पेनिंगटन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिले थे। ये पारंपरिक लोगों के लिए एक बड़ी ही खतरनाक नई दुनिया थी, मगर डाउनलोड जनरेशन के लिए ये एक बच्चों का खेल थी। किसी लाइब्रेरी में जाकर कुछ ढूंढने से ज्यादा आसान तो यही है। मुझे पहले अपने साथ 6-7 किताब लेकर स्कूल जाना पड़ता था। अगर वो सब इसी में मिल जाए तो सिर्फ इसे ही ले जाना होगा। अगर आपके पास अपनी किताब हो तो बात अलग होती है, उससे कई जनरेशंस पढ़ सकती हैं, लेकिन अब तो सब कुछ इनके अंदर स्टोर कर दिया गया है और इसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। इस इंडस्ट्री का कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि अब पारंपरिक बुक शॉप बंद हो जाएगी, मगर कुछ लोगों को डिजिटाइजेशन पसंद नहीं था। इनका इस्तेमाल आसान है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, उसके पन्ने पलट सकते हैं। लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत ही कन्वीनियंट लगा। उसे बड़े आसान तरीके से डिलीवर भी किया जाता था। आज का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। हमने ई बुक्स पर हर साल करीब 600% तक की ग्रोथ देखी है और अब ये बुक सेलिंग मार्केट स्थिर सा हो गया है। उम्मीद है कि अब इसमें तेजी से ग्रोथ होगी। जहाँ तक कंटेंट को पढ़ने की बात है तो आज बड़े पैमाने पर लोग ई रीडिंग को अपना रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोफी निकल्स जैसे लेखक अपने काम को बिना किसी प्रकाशक के भी आम जनता तक पहुँचा सकते थे। उनकी एक ई बुक तो बेस्ट सेलर भी रही। मैंने इसमें एक किताब डाली, उसे एडिट करवाया और खुद ही उसकी प्रूफ रीडिंग की और अब सिर्फ कुछ बटन दबाते ही उसे पढ़ सकती हूँ। मैं रीडर्स के साथ जुड़ सकती हूँ। मैं अब हजारों रीडर्स के साथ जुड़ गई हूँ। कमाई के नजरिए से भी ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मगर सबूत बताते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच भी चुके हैं। हम जिस तरह से किताबें खरीदते हैं उस तरीके को पूरी तरह से बदलने के बाद उन्होंने उन्हें पढ़ने के तरीके को भी बदल दिया। मगर किंडल को अपना दबदबा बनाने में सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब एप्पल ने अपना आईपैड टैबलेट उतारा। बेजोस ने भी बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और कीमतें कम करने के साथ साथ नए फीचर्स जोड़ दिए। 2002 से 2007 के बीच उनकी कुल संपत्ति 4 गुना बढ़कर $870 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन 2008 के आर्थिक संकट के बाद उनकी भी कुल संपत्ति कम हुई थी, मगर वो 2010 में फिर से बढ़ गई। 2010 में Amazon ने ऐलान किया कि किंडल बुक्स की बिक्री अब हार्ड कवर बुक्स से बढ़ गई है। उसी साल Amazon अपने टेलीविजन शोज और फिल्में भी बनाने लगा और इसके लिए उसने अलग से Amazon स्टूडियोज डिवीजन बनाया। 1995 से 2018 के बीच Amazon की कुल बिक्री $5,10,000 से बढ़कर $23,300 करोड़ तक पहुंच गई थी। 2013 की शुरुआत में
एक गुप्त डील ने पूरी टेक इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। CIA ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ $60 करोड़ की एक डील की, जिसके तहत उसे क्लाउड कंप्यूटिंग करनी थी। इस डील ने बेजोस पर लोगों का भरोसा बढ़ा दिया। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सर्विस Amazon पर भरोसा कर सकती थी, तो दूसरे भी कर सकते थे। सच कहें तो दुनिया का एक सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया था Amazon। एक वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसे बहुत अच्छा बनाना आसान नहीं होता है। और ये भी देखना पड़ता है कि ऑर्डर मिलने पर जो सामान पहुंचे वो भी बिल्कुल सही स्थिति में हो। ये सब कुछ एक से दूसरे छोर के कस्टमर एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ये भी काफी दिलचस्प बात है। और आज के स्पेस शटल लॉन्चेस उस तरह से नहीं होते जैसे पहले होते थे। उसी तरह से ई-कॉमर्स भी नया है, बहुत अहम है। इसी वजह से लोग उसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। जल्दी ही ये हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। अब काफी लोग ये भी समझने लगे हैं कि अपनी चीजों को ऑनलाइन कैसे बेचना है। अब लोगों के लिए अपना सामान ऑनलाइन बेचना ज्यादा आसान हो गया है। कल ही हमने Amazon.com के ऑक्शंस में ये ऐलान किया था कि अब लाखों लोग अपना सामान Amazon.com के जरिए ऑनलाइन बेच सकेंगे। और यहाँ काफी ट्रैफिक भी है। उसी साल अक्टूबर में उसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर कहा गया। उसी साल 5 अगस्त को बेजोस ये कहकर सुर्खियों में छा गए कि वो वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदने जा रहे हैं। उन्होंने $25 करोड़ कैश दिए थे। उन्होंने अखबार को डिजिटल बनाकर उसे एक मीडिया कंपनी में बदल दिया था, जिसकी वजह से यह अखबार 2016 में कई सालों के बाद फिर से कमाई करने लगा। बेजोस की संपत्ति 2014 में काफी बढ़ गई थी और वो फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 10 में आ गए थे। उसके बाद से उनकी दौलत बढ़ती ही गई। 2015 में बेजोस के बायोलॉजिकल पिता जॉर्गेनसन की 70 साल की उम्र में मौत हो गई। वो कभी अपने बेटे से नहीं मिले थे। वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। दोनों के रिश्तों में हमेशा से खटास बनी रही। 24 नवंबर 2017 को उन्होंने एक नया मुकाम हासिल कर लिया और उनकी कुल संपत्ति $10,000 करोड़ के पार चली गई। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे की कामयाबी के साथ यह मुकाम पाया था। 6 मार्च 2018 को बेजोस दुनिया के तमाम बिलियनर्स में नंबर 1 पर पहुंच गए। उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया था, जिनकी संपत्ति तब $9,000 करोड़ थी। उसके बाद वो ऑफिशियली दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और उनकी कुल संपत्ति हो गई $11,200 करोड़। एक साल में इतनी बड़ी कामयाबी किसी और को नहीं मिली थी। ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर आदमी को क्या पाने की हसरत होगी? कोई शानदार कार तो नहीं। वो आज भी अपनी होंडा अकॉर्ड ही चलाते हैं। उनके मुताबिक वो एक बेहतरीन कार है, लेकिन एक रोबोट डॉग कैसा रहेगा? उसी साल वो उस वक्त सुर्खियों में छा गए जब वो स्पॉट मिनी नाम के कुत्ते के साथ घूमते हुए नजर आए। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वो यहीं साउथ फ्लोरिडा में पले बड़े हैं। अब Amazon CEO जेफ बेजोस और क्या चाहते हैं? अगर उनके साथ एक घूमने वाला रोबोटिक डॉग होगा तो कैसा रहेगा? उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एक फोटो डाली जब वो रोबोटिक डॉग के साथ बॉस्टन डायनामिक्स इनवाइट ओनली रोबोटिक्स कॉन्फ्रेंस में गए थे। डॉग का नाम था स्पॉट मिनी। ये वीडियो वायरल हो गया था। उसमें वो रोबोटिक डॉग अपने मुंह से दरवाजा खोल रहा था। हाँ, हमने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन असली डॉग की बात ही अलग होती है। जी हाँ, बेजोस ऐसे ही हैं और अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते हैं। एक बार तो उन्हें पका हुआ कॉकरोच खाते हुए भी देखा गया था। ये खुशहाल बिलियनियर अपनी हंसी के लिए भी मशहूर है। खैर, अब फिर से बात करते हैं Amazon की। 2016 में Amazon ने ब्रिटेन के हर मर्द, औरत और बच्चे को औसतन 25 किलो सामान बेचा था। ये पूरी दुनिया की कुल ऑनलाइन रिटेल सेल्स का आधा थी और ये बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक था। करीब 20% रिटेल सेल्स ऑनलाइन हो रही हैं और ये बढ़ रही हैं। ऑनलाइन सेल्स टैक्स एक तरीका है जिससे इंटरनेट शॉप्स को आम दुकानों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिलना कम हो सकता है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो किताबें आसानी से दुकानों में मिलती थी, उनकी बिक्री भी कम हो गई थी। लोग सिर्फ ई बुक्स खरीदते थे। लेकिन इस साल किताबों के फिजिकल कॉपीज की बिक्री भी काफी बढ़ी है और फूड राइटर और फिक्शन ऑथर प्रू लीथ इस बात से हैरान भी नहीं है। जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, तो वो यही कहेंगे कि उन्हें सिर्फ किताब की कहानी ही पसंद नहीं आती, बल्कि असली मजा तो किताब की फील में है ना?
असली मजा तो किताब की हार्ड कॉपी में ही है, उसमें नक्शे होते हैं, फोटोज होती हैं। लेकिन अगर वो एक टेक्स्ट बुक भी हो और अच्छी तरह से छपी हार्ड बैक हो तो क्या कहने। अब लोगों को किताबें फिर से पसंद आने लगी, इसमें हैरानी की क्या बात है। शिपिंग नॉर्टन की इस बुक स्टोर जैसी बुक स्टोर्स के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सुपर थर्सडे की करीब 400 हार्ड बैग्स बाजार में आई हैं और वो क्रिसमस पर बिकने को तैयार हैं। ई रीडर्स की दिलचस्पी कम होने की वजह से बिक्री बंद कर दी थी, मगर उनके बहुत से ग्राहकों को दोनों ही पसंद हैं। फिजिकल बुक्स कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि वो एक कला का नमूना होती हैं। अगर कोई किताब घर की बुक शेल्फ में हो तब बहुत अच्छा लगता है। मुझे फिजिकल बुक पसंद है, लेकिन ट्रैवलिंग के वक्त उन्हें कैरी करना आसान नहीं होता। ई प्रिंटिंग काफी बढ़ेगी और उसे बढ़ना भी चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि किताबों का दौर कभी खत्म होगा। हो सकता है किसी के पास एक ई रीडर हो और वो उसे अपग्रेड नहीं करना चाहता हो। अब सवाल ये है कि क्या लोग ई रीडर्स को रिप्लेस करेंगे या उसकी आदत से छूट पाएंगे। बड़ा और तेज, बेजोस ने इसी मंत्र के सहारे अमेज़न को इस मुकाम तक पहुंचाया। उसे बड़ा और फास्ट बना भी दिया। क्रिटिक तो ये भी कहते हैं कि अमेज़न भी आज गूगल और फेसबुक की तरह इतना बड़ा हो गया है कि उसके ऊपर भरोसा करना ही पड़ता है। अपने बड़े कद की वजह से ये राजनेताओं और रेगुलेटर्स के निशाने पर भी आ गए थे। लोग देखने लगे थे कि वो काम कैसे करता है, उसकी पावर कितनी है और वो एनवायरनमेंट पर कितना असर डाल रहा है। उसकी जांच होने लगी। मार्च 2018 में बेजोस पर पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सेल टैक्स चोरी के आरोप लगाए, साथ ही पोस्टल रूल्स और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के इल्जाम भी लगाए। अमेज़न शेयर प्राइस भी 9% कम हो गए, जबकि प्रेसिडेंट ने नकारात्मक बातें कही थीं। बेजोस बिजनेस की अपनी आक्रामक रणनीतियों की वजह से मशहूर हो गए थे, पर वो दान पुण्य और समाज कल्याण की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो मानते हैं कि एक कामयाब बिजनेस के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। बेजोस के रहस्यमय व्यक्तित्व की वजह से काफी विवाद भी हुए और उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। मई 2014 में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने उन्हें दुनिया का सबसे खराब बॉस घोषित किया। बहुत से लोगों की नजरों में वो सुपर विलन बन चुके थे। वो आधुनिक समाज में एक दबंग बिजनेस फिगर का प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहने लगे कि सभी बड़ी कंपनीज को पसंद नहीं किया जाता है। अप्रैल 2018 में एक नया विवाद शुरू हो गया। एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप न्यू फूड इकोनॉमी ने ऐलान किया कि अमेज़न अपने कर्मचारियों को कम पैसे देता है और उनका शोषण करता है। उसने बताया कि एरिज़ोना में अमेज़न के 1/3 कर्मचारियों और पेंसिल्वेनिया के साथ साथ ओहायो के 10% कर्मचारी फूड स्टैम्प्स पर निर्भर करते हैं। सितंबर 2018 तक आलोचनाएं जारी रहीं। तब सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी इस रिटेल जायंट पर हमला करते हुए कहा कि अमेज़न अपने कर्मचारियों का शोषण करता है और पूरा टैक्स भी नहीं देता। उन्होंने बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी का हवाला देते हुए कहा कि मार्स या चांद पर जाने की बजाय अगर बेजोस अपने कर्मचारियों को सही तनख्वाह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके जवाब में अमेज़न ने कहा कि उसने 2017 में 1,30,000 नई नौकरियां दी और जिन लोगों को कम तनख्वाह देने की बात कही जा रही थी उनमें पार्ट टाइम वर्कर्स भी शामिल हैं। और फिर 2 अक्टूबर 2018 को बेजोस ने सबकी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सैंडर्स ने उनकी तारीफ की। बेजोस ने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था, मगर किस कीमत पर? उनकी इतनी आलोचना होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की दान पुण्य में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने समलैंगिक विवाह और इमिग्रेंट के अधिकारों और सड़क पर रहने वालों के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए थे। अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं। लोगों ने देखा कि वो एक दूसरे बिलियनियर बिल गेट्स की तरह दिल खोलकर दान नहीं देते हैं। हालांकि वो दुनिया के इतिहास में पहले इंसान हैं जिसके पास 10,000 करोड़ डॉलर्स की संपत्ति हो। उनके दान के काम आज भी रहस्य हैं। उन्होंने जो भी दान दिए उनके ऊपर विवाद हुए और कहा गया उनके इरादे नेक नहीं थे। लोग उनकी बिजनेस टैक्टिक्स से सहमत नहीं थे। 2018 में बिजनेस इनसाइडर में रिपोर्ट आई कि बेजोस उन टॉप 5 बिलियनियर्स में इकलौते हैं जिसने समाज को कुछ देने की शपथ पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसकी शुरुआत बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने की थी और अमीर लोगों को अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दान में देने को प्रेरित किया था। आज तक उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं और इसकी वजह भी साफ नहीं है। लेकिन इन विवादों के बाद उनकी छवि बदलने लगी थी। अब वो ज्यादा खुलकर पैसे खर्च करने लगे थे।
15 जून 2017 को उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि दान के क्या तरीके हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ इस तरह के काम करना चाहता हूं कि वो आने वाले समय में मेरे काम करने के तरीके से बिल्कुल उलट हो। जब उन्होंने वो पोस्ट डाली थी, तब तक बेजोस ने दान के नाम पर सिर्फ $100 करोड़ खर्च किए थे। बहुत से लोगों ने कहा, बेजोस अपने कर्मचारियों को ज्यादा पैसे दें। बेजोस ने सितंबर 2018 को ऐलान किया कि वो बेघर लोगों के परिवारों और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए डे 1 फंड को $200 करोड़ देंगे। फरवरी 2020 में बेजोस ने पृथ्वी की हिफाजत और जलवायु बदलाव से लड़ने के लिए बेजोस अर्थ फंड के जरिए $1000 करोड़ देने का ऐलान किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फीडिंग अमेरिका के जरिए फूड बैंक्स को $10 करोड़ दिए। जनवरी 2019 में शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक हो गया। उनका सेटलमेंट हुआ आज तक की सबसे बड़ी रकम $3500 करोड़ में। उसके बाद उनकी पत्नी ने दान देने की शपथ पर हस्ताक्षर कर दिए। उनका सफर काफी चुनौतियों भरा रहा, मगर उन्होंने उन सब का डट कर सामना किया। के शुरुआती महीनों में पूरी दुनिया एक जानलेवा महामारी की चपेट में आ गई थी और उसने दुनिया भर की इकोनॉमी को हिला दिया था। उस वक्त भी इस कंपनी पर ज्यादा असर नहीं हुआ। जब ज्यादातर लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस वक्त भी यह टेक इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी। जब दुनिया इकोनॉमिक उथल पुथल से गुजर रही थी, तब भी अमेज़न के ग्राहकों की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई थी। जब दुनिया भर के लोग कोविड-19 महामारी के दौरान अपने घरों में बंद थे, तब ऑनलाइन डिमांड काफी बढ़ गई थी और अमेज़न का मुनाफा 2019 के मुकाबले दुगना हो गया। कंपनी लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ी। अब इसके पास 10 लाख से ज्यादा लोग थे, जबकि उस वक्त दुकानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। जनवरी 2021 तक इनकी कुल संपत्ति बढ़ गई और इन्होंने टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उन्होंने अमेज़न के लिए जी जान से काम किया और उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां वो आज है। बेजोस ने 2 फरवरी 2021 को ऐलान किया कि वो 2021 के आखिर में अमेज़न के सीईओ का पद छोड़ देंगे और उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। उनकी जगह लेने वाले हैं एंडी जैसी। वो अभी अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन के चीफ हैं। बेजोस ने अपने कर्मचारियों से कह रखा है कि इसके बाद उन्हें डे 1 फंड, द बेजोस अर्थ फंड, ब्लू ओरिजिन और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। बेजोस का साम्राज्य अब काफी दूर दूर तक फैल गया है। अमेज़न ने 2017 में होल फूड्स को खरीद लिया और वो ज़ैपोस और ट्विच जैसी कंपनीज का भी मालिक है। उन्होंने गूगल, ट्विटर और उबर जैसी कई और कंपनीज में निवेश कर रखा है। जेफ बेजोस बेमिसाल हैं, मगर विवादों से भरे हुए भी हैं। वो नाकामी से नहीं डरते हैं और लोगों को हिम्मत से काम लेने की प्रेरणा देते हैं। वो अपनी जिद और सच्ची लगन की वजह से ही नाकाम नहीं हुए हैं। उनका साम्राज्य एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। 26 साल की मेहनत के बाद अमेज़न इस मुकाम तक पहुंच पाया है। उन्होंने अमेज़न प्राइम, अमेज़न वेब सर्विसेज और अभी हाल ही में एलेक्सा नाम के AI वर्चुअल असिस्टेंट जैसे नए क्षेत्रों में निवेश किया है। यह कंपनी लगातार नई खोजें कर रही है और बेहतर हो रही है। जेफ बेजोस यकीनन ई-कॉमर्स के पायनियर हैं। उन्हें पैसे से हौसला नहीं मिलता है, बल्कि वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कामयाब बिजनेस प्रोजेक्ट्स की बदौलत वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए हैं। अमेज़न को ग्राहकों की संतुष्टि के सिद्धांत पर बनाया गया था, कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करने के लिए नहीं। उन्होंने कमाई की बजाय विकास और दूरदर्शिता पर ज्यादा ध्यान दिया।
आज दुनिया भर में उसके करीब 10 लाख कर्मचारी हैं और अमेज़न लाखों किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है, टॉयलेट पेपर से खाने पीने के सामान तक और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और फर्नीचर भी। बेजोस ने एक बार कहा था, मैंने अपने जुनून को पूरा करने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता नहीं चुना है। मुझे इस बात पर गर्व है। उन्होंने उम्मीद, प्रेरणा और दूरदर्शिता को साथ मिला दिया और वो टेक इंडस्ट्री के लेजेंड बन गए। माता पिता के गराज में नए नए प्रयोग करने वाला एक कम उम्र का बेटा एक दिन जोखिम उठाने वाला और विजनरी टेक टाइटन बन गया। वो आज के समाज के अपने दम पर बने बिलियनर्स की एक मिसाल हैं। उन्होंने एक बार कहा था, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा है उनके माँ बाप। वही उनके लिए आदर्श रहे हैं। उन्हें अपनी माँ पर नाज है, जिन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए कई कुर्बानियां दी। उन्होंने 2017 के मदर्स डे पर ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा किया और लिखा, मुझे आपकी जैसी माँ मिली तो मेरी लॉटरी लग गई। आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए आपका शुक्रिया। उनकी जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी से छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। बेजोस ने हमें दिखाया कि किस तरह से एक मामूली सा आइडिया इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। अमेज़न ने हर चुनौती का सामना किया। वो कद, प्रभाव और महत्वाकांक्षा में काफी बढ़ा और इस कई 100 करोड़ के साम्राज्य ने पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। जेफ बेजोस की कामयाबी का ये सफर प्रेरणा देता है। ये कहानी है एक नौजवान महत्वाकांक्षी इंसान की, जिसने हमारा चीजों को खरीदने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने अपने घर की गराज से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जिसे उन्होंने आज दुनिया की सबसे कामयाब और प्रभावशाली कंपनी बना दिया।